जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इस बुक में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। दोस्तों ये मैं आपको पूरे 150 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज में कराने वाला हूँ। तो इस सीरीज का दोस्तों आज ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए ऑप्शन है कि जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन है कि जल सर्वाधिक विलायक के रूप में माना जाता है। सी ऑप्शन है कि जल के स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2, MgSO4 की उपस्थिति के कारण होता है या फिर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। दोस्तों डी ही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक नहीं होता है, कम होता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो क्योंकि गलत यहाँ पूछा था, नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। ये दोस्तों अभिवहन कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 कथन दिए गए हैं, फिर इनके यहाँ पर ऑप्शन जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। फिर दूसरा है कि एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। दोनों ये दोस्तों गलत है, इसलिए ना तो 1 होगा ना ही दोस्तों यहाँ पर 2 होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। तो ये दोस्तों बर्फ की अवस्था में यहाँ पर जल की दोस्तों जो गतिशीलता होती है वो न्यूनतम होती है, क्योंकि यह अवस्था दोस्तों क्या हो जाती है, ये ठोस अवस्था में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसकी गतिशीलता सबसे कम हो जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रम में कौन सा ग्लूनोलुमिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि IgA जो होता है ये प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर मुख गुहिका हो जाएगा, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुख गुहिका हो जाएगा, फिर ग्रसिका हो जाएगा, मतलब कि मुंह में सबसे पहले, फिर ग्रसिका मतलब ग्रास नली, फिर उसके बाद आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत हो जाएगा और उसके बाद में बृहदांत मतलब बड़ी आंत में जाता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो इकाइनोडर्मेटा होता है ये दोस्तों यहाँ पर एक संघ के सदस्य होते हैं जो कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैंगिक प्रजननशीलता प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 प्रतिरूप यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो समजात होते हैं उनकी उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस संघ के सभी जीव जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किस संघ के जंतु जो हैं वो खारे जल में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो है पेरीफेरा संघ है उसमें पाए जाते हैं, इसलिए संघ पेरीफेरा हो जाएगा, ए ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में दोस्तों ये नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना कि हरित लवक दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है ये पादपों में तो पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। दोस्तों प्रोटोजोआ कौन नहीं है, यहाँ पर अमीबा नहीं है, यूग्लिना नहीं है,
ल्यूकोसोलिन नहीं है या फिर पैरामीशियम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ल्यूकोसोलिन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। दोस्तों यकृत का कार्य क्या नहीं है कि लीवर का क्या कार्य नहीं है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, ये दोस्तों कार्य है, इसलिए गलत हो जाएगा। यूरिया का उत्पादन, ये भी कार्य है, ये भी गलत हो जाएगा। दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमयन, ये भी दोस्तों सही है, तो गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। दोस्तों जो अमोघ वर्ष था वो दोस्तों राष्ट्रकूट से संबंधित था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई, तो ये मौर्य वंश में पाई गई, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये दोस्तों जयसिंह सिद्धराज को की सभा को दोस्तों अलंकृत करते थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है, उसके बाद कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो है ये दोस्तों गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में थे, तो इसलिए 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी दक्कन, 1 हो जाएगा। पाल जो हैं ये बंगाल में थे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और चोल जो है ये तमिलनाडु, तो 3 1 2 4 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर देख लेते हैं कि निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था। तो यहाँ पर शाह मोहम्मद गौस ने माना था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मलिक इस्लामी थे उन्होंने दोस्तों इसके ग्रंथ की रचना की थी, तो अब्दुल मलिक इस्लामी यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हीं का दोस्तों यहाँ पर उदयगिरी गुफा लेख में इनका दोस्तों विजयों का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने कितने विजय प्राप्त किए थे युद्ध में, तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो ये दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी में दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। तो यहाँ पर दोस्तों किसानों को यहाँ पर प्रेरित करने के लिए किया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली आपको 4 बजे ये प्रैक्टिस सेट लाइव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे जिसके भी दोस्तों जो जनरल स्टडीज़ से आते हैं, साइंस के भी इसमें क्वेश्चन समाहित हैं। तो काफ़ी अच्छे ये प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपकी जनरल चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो चलिए अब दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह में प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1857 की क्रांति में क्या शामिल नहीं था, क्या विद्रोह में क्या शामिल नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा की नई प्रणाली बिल्कुल शामिल थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये भी दोस्तों आया था, तो ये भी शामिल था, ये भी एक कारण था। सी ऑप्शन है अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, तो ये भी दोस्तों था, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं बोला है। तो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने का कानून, ये दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश साइमन कमीशन की। दोस्तों कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं थी, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना था, यही दोस्तों उसकी साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं थी, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार
राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर महसूस किया था, पहचाना था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार दोस्तों क्या था? तो यहाँ पर साध्य और साधना के बीच संबंध नहीं है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। साध्य साधना को न्यायोचित ठहराना, ऐसा भी नहीं है। साधना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी नहीं है। साध्य और साधना परस्पर संबंधित है, दोस्तों गांधी जी के अनुसार यही था कि साध्य और साधना परस्पर संबंधित, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये 3 दोस्तों यहाँ पर कथन दिए गए हैं। अब दोस्तों द्वीपों का समूह, यह समूह छोटे मोंगा द्वीपों का है, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड देख लेते हैं कि पहले इन्हें लोकाडीव, मिनिकाय और मिनिदिम्ब के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों ये भी ऐसा सही है। तमिलनाडु के कोरलमंडल तट में निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो केवल 1 और 2 सही होगा, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो पुलिकट झील है ये दोस्तों श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वितलेव एवं वानुआलेव द्वीप है। दोस्तों ये दोनों द्वीप हैं, ये दोस्तों कहाँ स्थित हैं द्वीप? तो आपको याद रखना है कि ये फिजी के हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? दोस्तों जो भारत का पूर्वोत्तरी क्षेत्र है वो कितने देशों से यहाँ पर सीमा साझा करता है? तो 5 देशों से साझा करता है, इसलिए आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी करवाने की यहाँ पर दोस्तों प्रयास हो रहा है। तो अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्जातीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों यहाँ पर प्रमुख कार्य क्या है कि इसमें से राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, बिल्कुल सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करना और विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, और दोस्तों उपयुक्त सभी, तो ये सारे हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर दोस्तों ये संसद को है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह दोस्तों कथन किसने कहा था? तो ये दोस्तों आपको याद रखना कि आर के लक्ष्मण ने कहा था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो क्या मान्यता देता है? तो यहाँ पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यहाँ पर मान्यता देता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जिला परिषद अध्यक्ष होता है ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको याद रखना कि 275 अनुच्छेद है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अफ्रीका में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो ये दोस्तों याद रखना कि एक वर्ष में केवल एक बार ही आयोजित होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से दोस्तों यहाँ पर संबंधित है? तो यहाँ पर SDG 12 जो है ये दोस्तों यहाँ पर संबंधित है जिम्मेदारीपूर्ण खपत के उत्पादन से, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों स्लाश या फिर कर्तन
या फिर दहन जिसको बर्न कहते हैं। कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश में यहाँ बेवर के रूप में जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर? तो जो दोस्तों पीला सोना है उसको सरसों को कहते हैं, क्योंकि सरसों पीली होती है, इसलिए पीला सोना दोस्तों यहाँ पर सरसों को बोला जाता है, आपको याद रखना है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति को किसने बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को यहाँ पर बढ़ावा देता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो यहाँ पर विनिमय पत्र के बीच दोस्तों यहाँ पर अंतर जानता है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो यहाँ पर दोस्तों विसरण के द्वारा पहुंचता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये आर्गन है, आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों नाइट्रोजन आपकी आ जाती है, उसके बाद में ऑक्सीजन आती है, थर्ड नंबर पे दोस्तों आर्गन आ जाती है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों क्या है? हैलोजन गैस है आर्गन, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काफ़ी अच्छे हैं पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पर अजुर्वेद के बारे में बताया गया है, क्योंकि वेदों की अगर बात करें तो दोस्तों वेद कितने हैं? तो यहाँ पर 4 वेद हैं टोटल। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, तो ये 4 वेद हैं। यहाँ पर अजुर्वेद की पहले बात की गई है। पिछले वाले वीडियो में मैंने ऋग्वेद का पूरा डिटेल में करा दिया था, तो अब यहाँ पर यजुर्वेद देख लेते हैं कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। दूसरा है कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी दोस्तों यहाँ पर उल्लेख है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यजुर्वेद के ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। वेद है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्र कहा जाता है। और दोस्तों जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब है अथर्ववेद, और ये सबसे नया वेद माना जाता है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया गया है, और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। तो सभा और समिति को क्या माना गया है? प्रजापति की पुत्रियां माना गया अथर्ववेद में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट है, इसको भी देख लेते हैं। नोट में क्या है कि सबसे प्राचीन वेद दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद है, और सबसे बाद का मतलब नया वेद जो है वो अथर्ववेद है, आपको याद रखना है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुराणों की संख्या 18। उपनिषद कितने हैं? तो 108 हैं। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी इनसे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।